हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ओके बच्चा, ये स्क्रीन दिख रहा है बच्चा आपको? ये दिख रहा है ना, ब्लैक स्क्रीन? ओके, तो चलो शुरू करते हैं। और कल अपन पहुंच गए थे न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर में अपन ने अल्फ़ा एंड बीटा डीके देख लिए थे, है ना। इसमें कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो बोलो, है ना। कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो आप बोलो, अदरवाइज़ अपन शुरू करते हैं। तो देखो, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने देख लिया था अल्फ़ा डीके, है ना। अल्फ़ा डीके देख लिया था, फिर हमने बीटा माइनस डीके देख लिया था जिसमें कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। फिर आता है अपने पास बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस में हमारे पास क्या है कि एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन के बारे में अगर कहा जाए तो इसका मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन जो चार्ज है वो माइनस ई ना हो के प्लस ई हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्टली ऑपोजिट चार्ज हो चुका है। नाउ अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूँ तो ये लिखा x, इसका z, इसका a। यहाँ पर अगर एक मैंने y लिखा और साथ में एक पॉजिट्रॉन लिखा तो पॉजिट्रॉन को +1e0 लिखा जाता है। साथ में यहाँ कुछ रिएक्शन में q वैल्यू निकली। अभी मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइए जो y बना उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इसका z क्या होगा? बोलो। z-1, बिकॉज चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो यहाँ z प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया तो z-1 इधर बनेगा। और यहाँ पर बोलो मास नंबर क्या लिखूँ? बोलो। ए ही रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास कोई मास नंबर नहीं होगा, सॉरी पॉजिट्रॉन के पास में कोई मास नंबर नहीं होगा। वंस अगेन यहाँ पर अपने पास एक पार्टिकल प्रेडिक्ट कर दिया गया था, और वो पार्टिकल जो कहलाया जाता है वो है न्यूट्रिनो। ये है न्यूट्रिनो। वंस अगेन जैसे अपना एंटी न्यूट्रिनो था, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी मासलेस बन जाएगा, रेस्ट मास जिसका 0 होगा। लेकिन इसको लिखा जाएगा कि ये क्या है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि अपने को अभी क्या करना है? मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखा गया कि ये जो पॉजिट्रॉन पाया गया था इसका एक एंगुलर मोमेंटम है। इसी वजह से हमने क्या प्रेडिक्ट कर दिया कि एक पार्टिकल होगा और उसका क्या होगा? एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होने वाला है। तो न्यूट्रिनो को उस तरह से अपन ने सोच लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्यू वैल्यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू क्या लिखा जाएगा? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू z²। तो मैं क्या लिखता हूँ? अगर यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट लिखा जाए तो मास ऑफ x मैंने एटम लिखा है, ध्यान देना, एटम लिखा है, लेकिन हमें लिखना कौन चाहिए था? न्यूक्लियस चाहिए था। तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को माइनस करूँगा। कितने इलेक्ट्रॉन को? ZMe इलेक्ट्रॉन को माइनस करूँगा, तो रिएक्टेंट इतने गायब हो गए। माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मास ऑफ प्रोडक्ट में कौन है? मास ऑफ y, लेकिन साथ में माइनस करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलो? Z-1me। फिर साथ में ये तो मैंने y के लिए लिखा, अपना एक और बचा हुआ है कौन? इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का मास भी तो प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, तो ये अपने पास प्लस एक me, पॉजिट्रॉन का मास मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो ये Q वैल्यू में डेल्टा M तो हमारा बना, इंटू c² अगर करें तो अपना काम हो जाएगा। तो देखना यहाँ पर -ZMe, दिस इज़ -ZMe, और यहाँ अगर देखें तो ये -ZMe और इधर आ जाएगा तो +ZMe। सोच रहे हो ना, यहाँ पर ये -ZMe बाहर निकला और इधर और बाहर निकला तो +ZMe, तो इसका मतलब ये और ये तो ख़त्म हो जाएगा। अभी मेरे पास यहाँ बन चुका है mx, यहाँ बन चुका है -my, और यहाँ पर देखना ये बना है -1me, -1 इंटू +1me, +1me, और यहाँ पर भी +1me, इसका मतलब -2me, पूरा ब्रैकेट के बाहर में इतना बन जाएगा। समझे? तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन फाइनली जो लिखी गई, इसमें mx माइनस my -2me इंटू c² से हम लिख सकते हैं। तो एक सवाल कल हमने किया था कि अगर
एनर्जी क्यू वैल्यू होती है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल को मिली कुछ एनर्जी और बाकी डॉटर न्यूक्लियाई को मिली। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट डॉटर न्यूक्लियर वाई क्या रेशियो में आ गई थी? A-4/4 है ना, ये वैल्यू ध्यान रखेंगे, जेई मेन का सवाल सीधा सीधा इसी से आया था, तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में गामा डीके। तो गामा डीके क्या होता है कि जनरली जब हमारे पास अल्फ़ा डीके और बीटा डीके होते हैं तो न्यूक्लियस जनरली अपनी हायर एनर्जी फॉर्म में होता है, तो उस एनर्जी फॉर्म से वो लोअर एनर्जी फॉर्म में आके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। तो आफ्टर अल्फ़ा डीके और बीटा डीके लेट्स से कोई एक्स प्रोड्यूस हुआ जिसका एटॉमिक नंबर Z था और मास नंबर A था, इसने X ही रहा, इसके न्यूक्लियस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्लस इसने क्या निकाल दिया यहाँ पर, गामा रेडिएशन निकाल दिया। क्या किया कि जो न्यूक्लियस था वो हायर एनर्जी स्टेट पर था और फिर वो क्या आ गया, लोअर एनर्जी स्टेट पर आया और उससे जो एनर्जी रिलीज़ हुई वही क्या कही गई, गामा रेडिएशन कही गई। ठीक है ना, इसमें कोई मास नंबर चेंज नहीं होता, ना ही Z चेंज होता है। लेकिन अगर अल्फ़ा और बीटा हो तो हमारे पास में Z और A को चेंज होते हुए हमें देखना पड़ेगा, कितना चेंज हो रहा है ये देखना पड़ेगा। नाउ बात करते हैं के कैप्चर। के कैप्चर में क्या होता है कि हालांकि ये रेयर फिनोमेना है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये अपना न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चार्जेस की वजह से जो अपना के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ आ जाते हैं। वो जब यहाँ आ गया तो पहले मान लेते हैं हमारे पास था Z और ये, उसने क्या किया, इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन खा लिया अपना खुद का ही, तो एक इलेक्ट्रॉन जो खाया ये -1 और ये E0, तो यहाँ पर ये कुछ पार्टिकल मिल गया Y, जिसको लिखता हूँ ये है Z-1 और इसका A का A रहा, और साथ में कुछ Q वैल्यू भी बन गई, कुछ साथ में कुछ Q वैल्यू भी बन गई। तो यहाँ पर अगर मैं Q वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो ये मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट में क्या लिखा जाएगा, मास ऑफ X माइनस Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो X के न्यूक्लियस का मास लिखा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन और, तो प्लस एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो मास ऑफ रिएक्टेंट, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो उसमें कौन होगा, मास ऑफ Y माइनस Z-1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो बेसिकली ये आ जाएगा mx माइनस my इंटू c², ये आ गई Q वैल्यू फॉर के कैप्चर। तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस से हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अंदर घुस जाए और इलेक्ट्रॉन के अंदर घुसने की वजह से न्यूक्लियस चेंज हो जाए, तो इस सिचुएशन में जो एनर्जी रिलीज हुई वो हमारे पास इस तरह से लिखी जाएगी। दूसरी बात, जनरली के कैप्चर की जो इक्वेशन है, के कैप्चर की जो सिचुएशन है जैसे कि यहाँ पर बनी, वो दैट इज जनरली फॉलोड बाय एक्सरे प्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन। क्योंकि अपने को तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वैकेंसी आ गई, और वैकेंसी आ गई तो अपने हायर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नीचे आ सकते हैं, और ये ट्रांजिशन की वजह से ही तो जो एक्सरे प्रोड्यूस हुई थी, याद करो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो आप लिख सकते हैं कि के कैप्चर में, आफ्टर के कैप्चर जो ये वैकेंसी बनी, तो के कैप्चर इज़ फॉलोड बाय एक्सरे प्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है क्या? अब इसके बाद में फिर तो रिएक्शंस ही बनती हैं, और उसमें से रिएक्शंस में बाद में हमारे पास बनता है एटॉमिक पावर प्लांट, और साथ में बनता है एटॉमिक बॉम्ब। तो मैं क्या करूँगा, ये काफ़ी मोस्टली आपका थ्योरेटिकल पार्ट ही बनेगा, तो मैं आपको एक PDF अपलोड कर दूंगा जिसमें कि थ्योरी दी गई है इसके बारे में, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एंड आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी डाउट, स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब में क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड एटॉमिक रिएक्शंस होंगी, और एटॉमिक पावर प्लांट में क्या होगा, कंट्रोल्ड एटॉमिक रिएक्शंस होंगे। किन मैकेनिज़्म से कंट्रोल किया जाता है वो सभी बातें उस PDF में आपको दी गई है, आप उसको पढ़िए, और यानी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब ये न्यूक्लियर वाला काम होता है ख़त्म, आते हैं रेडियो एक्टिविटी पर।
रेडियो एक्टिविटी, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो किसने दी थी? बैकरल ने दी थी। ठीक है, अराउंड 1896-95 के आसपास में डिस्कवरी करी थी बैकरल ने, और इसमें बहुत मेजर काम जो किया हुआ है वो किया हुआ है मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने किया हुआ है। आपको शायद पता हो, शी इज़ द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड जिनके पास में 2 नोबेल प्राइज़ हैं। इनके हस्बैंड के पास में है ना, पियरे क्यूरी के पास में 1 नोबेल प्राइज़ है, एंड हर डॉटर इज़ हैविंग 1 नोबेल प्राइज़। तो मिला जुला के इनकी फैमिली में 3 नोबेल प्राइज़ है। ठीक है, तो अब एक शायद डाउट आना चाहिए था तुम्हारे दिमाग में, पता नहीं आया या नहीं आया। कुछ आया क्या? अरे गधो, हाँ 2 1 और 1 हो गया। तो इन्होंने एक शेयर किया था, बिल्कुल दोनों ने एक शेयर किया हुआ था। तो जो पहला वाला नोबेल प्राइज़ था वो शेयर किया हुआ था मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी ने, एंड मतलब इनफैक्ट उन्हें दिया भी नहीं जा रहा था। जो मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जा रहा था, हालांकि काम मेजर उनकी जो रेडियम की रेडियो एक्टिविटी में जो इन्होंने मेजर काम किया था, जो रेडियम की डिस्कवरी करी थी, उसमें मेजर काम था वो मैडम क्यूरी का ही था। लेकिन एट दैट टाइम द सोसाइटी वाज डोमिनेटेड बाय मेल्स, मतलब वो आपको शायद पता ही होगा इस बारे में। तो उस सिचुएशन में नोबेल जो कमेटी थी उन लोगों ने सोचा कि यार हम बुला नहीं सकते मैडम क्यूरी को, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पियरे क्यूरी के पास में पहुंची कि यार मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा, पियरे क्यूरी को दिया जाएगा और उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो उन्होंने इंसिस्ट किया, खूब सारे लेटर लिखे, तब जाके मैडम क्यूरी को भी प्राइज़ दिया गया था, अल्टीमेटली प्राइज़ दिया गया था। काफ़ी प्रॉब्लम करी थी, और मैडम क्यूरी की अगर लाइफ आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड काफ़ी एडवर्स कंडीशन में अपनी स्टडीज़ करी थी। ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ 1895-96 के आसपास की ही बात है, जब वो अपनी PhD करने पेरिस पहुंची थी। And once again the scientific community was dominated by males, and in fact she was the only physics scholar at that college जिसमें कि वो पढ़ रही थी, पेरिस स्कूल में जो वो पढ़ रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन में था, उन्हें अपनी चीज़ को रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, है ना, क्योंकि मतलब ऐसा समझा जाता ना कि यार किसी लड़की ने बोला है तो पागलपन ही होगा, फालतू सी चीज़ ही होगी। तो उनको बियॉन्ड एनी डाउट प्रूफ करने के लिए उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाके बताना पड़ता था, एज़ कम्पेयर टू अगर कोई मेल होता तो बस उसकी बात पर भरोसा कर दिया जाता। लेकिन जस्ट बिकॉज शी वॉज फीमेल, तो उनको बियॉन्ड एनी डाउट सारे प्रूफ के साथ में सारी थ्योरी प्रूव करनी पड़ती थी। तो दैट इज़ वाई रेडियम की डिस्कवरी में उन्हें बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी थी। एंड जब ये प्रूव हो चुका था कि भाई अब तो इसको नकारा नहीं जा सकता, तब जाके लोगों ने एक्सेप्ट किया था। और उससे पहले उन्होंने थ्योरी दी तो इतना भाव उनको दिया नहीं था, है ना। लेकिन जब वो खुद एटम ही लेके आ गई, ये लो जो रेडियम का एटम, तब जाके उनको थोड़ा भाव दिया कि हाँ भाई ये सच बोल सकती है, मतलब हो सकता है कि ये सही है। तो इफ़ यू गेट द टाइम टू स्टडी अबाउट हर, यू विल फाइंड कि काफ़ी एडवर्स कंडीशन में काफ़ी मतलब अनबिलीवेबल वर्क उन्होंने किया हुआ था ना। रेडियो एक्टिविटी में आते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि देखा गया कुछ एटम, कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे खुद ही बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, डिके कर रहे हैं। तो बैकरल ने तो सिर्फ यूरेनियम के बारे में कहा था कि बैकरल ने जब ये डिस्कवरी करी थी तो यूरेनियम के बारे में कहा था। लेकिन जब मैडम क्यूरी ने और आए, मैडम क्यूरी ने पूरे एटम्स को चेक किया कि कौन ऐसा कर रहा है, कौन ऐसा कर रहा है, कौन ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने जनरलाइज किया इस थ्योरी को कि नहीं, सिर्फ यूरेनियम ही नहीं है, हमारा बाकी कई सारे एटम्स हैं जिनको अगर ऐसा रखा जाए तो वो भी डिके कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो इनफैक्ट इसी डिस्कवरी में वो सभी को चेक कर रही थी, इन्हीं डिस्कवरी में उन्हें एक सैंपल ऐसा मिला था जिसकी एक्टिविटी यूरेनियम के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज़्यादा थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा थी, जो कि किसी और मतलब एटम जिससे उन्होंने चेक करके रखा हुआ था उससे मैच नहीं कर रही थी। फिर आगे बोलता हूँ कि यूरेनियम की एक्टिविटी से ज़्यादा इस सैंपल की एक्टिविटी थी, बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट किसी भी सैंपल्स के कंपैरिजन में इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा पाई गई थी। इस बेसिस पर उन्होंने बोला कि यार इस सैंपल के अंदर में एक ऐसा एटम है जिनके बारे में अपन नहीं जानते हैं, और वो एटम जब उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था वो फाइनली निकला था रेडियम।
वो फाइनली निकला था रेडियम। वंस अगेन ये रेडियम एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस थी उन्होंने खुद घर पर करी थी, खुद अपनी लैब में करी थी, ठीक है। और ऐसा बहुत आसान नहीं होता नए एटम को एक्सट्रैक्ट करना। इनफैक्ट अगर आपको पता हो कि यार शायद 1 टन ओर को अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 1-2 ग्राम गोल्ड निकलता है, ऐसा कुछ होता है ना। शायद आपने सुना हो कि जो अपने अफ्रीका में जो माइंस हैं, गोल्ड माइंस, उसमें लगभग 1000 किलोग्राम ओर को अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे तो 1-2 ग्राम गोल्ड निकलेगा, ऐसा कुछ रेशो रहता है। तो गोल्ड तो अपने को मालूम है तब जाके, रेडियम तो उनको पता भी नहीं था क्या रिएक्टिविटी, क्या ये रिएक्शन शो करेगा क्या नहीं करेगा। तो शी टुक ग्रेट एफर्ट टू फाइंड द रेडियम आउट, और उसमें से निकालने के लिए उन्होंने बहुत 2-3 साल निकाले लगे हैं उन्हें रेडियम निकालने में। तो कमिंग बैक टू द रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी में जिसके बारे में हम बॉदर करेंगे वो ये है कि लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैं जिनका नंबर कुछ n है। तो मैथमेटिकली एक फार्मूला है जो कि इंडिकेट करता है कि इनके जो मरने की रेट है dN/dt है, वो प्रोपोर्शनल आ जाती है किसके, n के, ठीक है। और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, माइनस क्यों, क्योंकि dN की अगर बात करें तो वो नेगेटिव होगा। dN इज़ व्हाट, चेंज इन न्यूक्लियस, कितने पहले कितने नंबर था, बाद में कितना नंबर था, उनका डिफरेंस। तो ऑब्वियसली बाद का नंबर कम होने वाला है, तो dN जो है नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने माइनस साइन यहाँ पहले ही लगा दिया। तो dN/dt अगर लिखा जाए तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा n, dN/dt आ जाएगा मेरे पास माइनस लैम्डा n। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो n इज इक्वल्स टू n0e⁻ माइनस लैम्डा t। और अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रिमेनिंग है उसका ग्राफ बनाता हूँ टाइम के साथ में, तो ये ग्राफ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से दिखेगा। n0 क्या था, n0 30 इक्वल्स टू 0 पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे, है ना, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे। तो इस तरीके से हमारे पास बन चुका है कितने बच गए हैं। और अगर मरने वाले की बात करूं मैं, तो पहले थे कितने n0, किसी टाइम t पर थे कितने n, तो नंबर ऑफ डिकेड पार्टिकल वो क्या लिखा जाएगा, n माइनस n0, और सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पहले कितने थे और बाद में कितने बचे, है ना, n0 माइनस n है, तो ये आ गया n0 माइनस n कितना है, वो है n0e⁻ माइनस लैम्डा t, एंड दैट वन वुड बी n0 1 माइनस e⁻ माइनस लैम्डा t। एंड इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द ग्राफ, तो यू कैन फाइंड द ग्राफ टू बी, शुरू में तो कोई नहीं मरा होगा, t इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और समय के साथ में ये ग्राफ ऐसा बनता हुआ पाया जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिकेड पार्टिकल जो है t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर सारे के सारे मरते हुए दिखेंगे। n इक्वल्स टू n0 की वैल्यू अचीव कब होगी, जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। हाफ लाइफ क्या होता है बताओ, हाँ, हाफ लाइफ होता है ln2/λ, और उसकी मतलब ये होता है कि आधा लोग मरने में कितना टाइम लगा, आधे पार्टिकल डिके होने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों है मैं बता देता हूँ कि पूरे की अगर बात की जाए तो पूरा तो इन्फानाइट टाइम में जा रहा है ना, पूरा जो है इन्फानाइट टाइम में मर रहा है। तो चाहे यूरेनियम ले लिया जाए, चाहे रेडियम ले लिया जाए, कोई भी न्यूक्लियस है इन्फानाइट टाइम लेने वाला है डिके करने में। तो अगर मुझे उनके कंपैरिजन करने हैं तो उन लोग अपन ने क्या करा कि यार मैं सोच लेता हूँ कि उसका हाफ लाइफ के बारे में सोच लेते हैं कि जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी इसका मतलब वो स्लोली मर रहा है, और जिसकी हाफ लाइफ कम होगी इसका मतलब वो जल्दी से मर रहा है। क्योंकि पूरी लाइफ से तो अपन कंपेयर कर ही नहीं पा रहे हैं, पूरी लाइफ तो हमारे पास क्या आ रही है, इन्फानाइट ही आ रही है दोनों के लिए ही। तो पूरी लाइफ से हम कंपेयर नहीं कर पा रहे, तो हाफ लाइफ की मदद से हम काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं। तो उसकी वैल्यू आ जाती है ln2/λ। नाउ बात करते हैं किसकी, मीन लाइफ की। मीन लाइफ क्या होता है बताओ बोलो 1/λ होता है। और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, लेट्स से मैं अगर फंक्शन बात करता हूँ f(x) की, ये कोई फंक्शन है x का, और मुझे बात करनी है कि x की वैल्यू a से लेकर b तक, मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। कोई हो सकता है ना फंक्शन जिसमें x की वैल्यू a की पुट कर दिया जाए, b पुट कर दिया जाए, और a से b तक सब कुछ पुट कर दिया जाए। तो उसकी एवरेज वैल्यू अगर लिखी जाए तो वो ऐसे लिखी जाती है, एवरेज वैल्यू, इसको एवरेज इंडिकेशन करते हैं, वो है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ f(x) dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx।
अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। तो इसी बात से ये हमने क्या निकाला, एवरेज वैल्यू निकाली। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, मीन लाइफ निकाली। तो फाइनली ये इंटीग्रेशन करने के बाद में हमारे पास जो बन जाता है, मीन लाइफ की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो आप देख के बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, हाफ लाइफ या मीन लाइफ? जल्दी बोलो, है ना, हाफ लाइफ की ज़्यादा होगी। पेपर देने वाले हो 1-1.5 महीने बाद में ये होता है 0.693 अपॉन लैम्डा एंड दिस इज़ 1 अपॉन लैम्डा। तो अगर आपको पता ना हो तो 0.693 छोटा होता है है ना, तो ध्यान रखो, मतलब पता है, ठीक है। तो हाँ, अपने पास बन गया ये हाफ लाइफ और मीन लाइफ आ गया। अब इसका सिग्निफिकेंस भी मैं बता देता हूँ कि लेट से मैंने यहाँ पर लिया नंबर ऑफ़ पार्टिकल शुरू में n0 और यहाँ पर t की वैल्यू हो रही है 0। फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल मैं देखता हूँ, अगर टाइम की वैल्यू हो गई t हाफ यानी कि एक हाफ लाइफ, तो कितने हो जाएंगे, n0/2 हो जाएंगे। अगर t की वैल्यू कितना बोल दिया मैंने, t हाफ, मतलब 2 हाफ लाइफ गुजर गई, तो कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे बोलो, n0/4। यू गेट द पॉइंट कि ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पर n0 बाय कितना होगा, 3 हाफ लाइफ, 8 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर n हाफ लाइफ होती तो ये हो जाता n0/2 पावर n हो जाता। ठीक है ना, तो इसका काम अपन लेते रहेंगे कि हाफ लाइफ अगर कितनी हाफ लाइफ हो गई उसके अकॉर्डिंग कितने पार्टिकल्स बचे होंगे, तो बाकी मर गए होंगे। ठीक है ना, बाकी मर गए होंगे यानी कि डिके कर गए होंगे। नाउ बात करते हैं एक और टर्म यानी कि एक्टिविटी। एक्टिविटी दिखाता है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक्टिविटी दिखाता है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो dn/dt था क्या, वो भी तो वही था कितने लोग मर रहे हैं पर सेकेंड, dn/dt, dn मतलब कितने मर गए, dt मतलब उतने टाइम में, तो पर सेकेंड कितने आ गए, dn/dt। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, λ/n आ गई, है ना। ये λ/n सबसे पहले अपन ने यहीं से शुरू किया था। तो λ/n और n की वैल्यू अभी हम पता कर चुके हैं, वो होती है n0e⁻⁻t। तो अगर मैं एक्टिविटी का ग्राफ बनाता हूँ, एक्टिविटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये देखने में कैसा दिखेगा, जैसे n0e⁻⁻t का था। तो इसका मतलब ये ग्राफ देखने को बिल्कुल वही दिखेगा जैसे एक्सपोनेंशियल डिके का दिखा था, जैसे कि n0e⁻⁻t का लिखा हुआ था। और इस पॉइंट पर इसकी एक्टिविटी कितनी लिखी जाएगी, λ/n0, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एक्टिविटी हो जाएगी 0। ठीक है ना, एक्टिविटी हो जाएगी 0। तो सवाल करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अपने को दिया है एलिमेंट x है, हाँ देखो क्या है कि अपने को दिया है कि एक एलिमेंट x है वो y में कन्वर्ट होता है। एलिमेंट x इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू y, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर है इफ़ इन अ रॉक y शुड नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक। मतलब जब लावा से अपना पत्थर बना तो उसमें y प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था, बट अभी एट दिस इंस्टेंट मैंने उसे चेक किया तो x एंड y का जो रेशियो पाया गया वो 1:7 पाया गया। ठीक है, ऑल्सो हाफ लाइफ ऑफ x इज गिवन, हाफ लाइफ ऑफ x इज गिवन टू बी 250 ईयर्स। तो बोला गया है बताइए उस पत्थर की उम्र कितनी होगी, एज कितनी होगी। एनीवन, सवाल समझ में आया ना। पत्थर में दिया था इनिशियली देयर शुड नॉट बी एनी y एंड एट दिस इंस्टेंट जब मैंने चेक किया तो x एंड y का जो रेशियो पाया गया है वो 1:7 पाया गया। तो व्हाट शुड बी द एज ऑफ दैट रॉक। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ t = 0 पर इसके पार्टिकल्स कितने थे, n0 थे, और इसके कितने होंगे, 0 होंगे।
अभी t इक्वल्स टू टी पर अभी हमें दे रखा है कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रेशियो 1:7 है। इसका मतलब इसके पास कितने पार्टिकल आए, n0/8 आए, और इसके पास कितने आए, 7 n0/8 आए। समझे क्या? बोलो बोलो, देख लो रेशियो 1:7 दिख रहा है। तो मैं देख सकता हूँ n0 से n0/8 यानी कि n0 टू पावर 3 हो चुका है। इसका मतलब 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी उस पत्थर की। और 3 हाफ लाइफ मतलब कितना हो गया यहाँ पर, 3 × 250 ईयर्स, यानी कि 750 ईयर्स हो चुके हैं उस पत्थर को पैदा हुए। तो ये फंडामेंटल है। जो आपने सुना होगा कि होता ना डायनासोर की, ये 1 लाख साल माना गया है इसकी उम्र। ये जो फॉसिल है कि मतलब जैसे डायनासोर मिलते हैं, अरे ये डायनासोर मिला, तो उसकी एज का पता लगाते हैं, तो न्यूज़ में आता है कि ये डायनासोर माना जा रहा है कि 1 लाख साल पुराना, मतलब 1 लाख साल पहले ज़िंदा था, या 2 लाख साल पहले ज़िंदा था, या 10 लाख साल पहले ज़िंदा था। तो व्हाट डू यू थिंक, कैसे फाइंड किया जाता है वो मतलब क्या उससे पूछा जाता है कि तेरी उम्र कितनी हो गई मरे हुए? हाँ, कौन सी इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल सही, कार्बन डेटिंग कहा जाता है। बिल्कुल सही, उसे कहा जाता है कार्बन डेटिंग। तो कुछ और डेटिंग हो ना हो, कार्बन डेटिंग तो अपन कर ही सकते हैं। तो देखो अब क्या हुआ कि जब लिविंग बॉडी होता है तो लिविंग बॉडी में C12 एंड C14 दोनों होते हैं। अब C14 होता है रेडियो एक्टिव, एंड व्हाट हैपन्स कि भाई रेडियो एक्टिव है तो वो डिके करेगा, लेकिन लिविंग बॉडी है तो वो क्या है कि उसकी साइकिल चलती जाती है, जितना डिके हो गया उतना ही एनवायरनमेंट से वो अब्जॉर्ब कर लिया, और C14 का जो अमाउंट है वो बॉडी में अक्वायर कर लिया कि इतना उसमें रहने वाला है, ठीक है। लेकिन वंस इट डाइज, मर गया, तो मरने के बाद में C14 को अंदर लेने वाला सिस्टम खराब हो चुका है ना, सारा जो भी अपन अब्जॉर्ब करने की जो चीज़ें थी, अब वो मरी गया ना, तो वो खाएगा पिएगा क्या, अब्जॉर्ब क्या करेगा? तो C14 जो था अब डिके तो कर रहा है, लेकिन अब इसका सिस्टम चालू नहीं है अंदर आने का। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें कितना अमाउंट डिके हो गया, इस बात के हम टाइम निकाल सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर इस पत्थर की एज निकाली थी। कैसे निकाली थी कि यहाँ पर x बनना चाहिए था, y नहीं होना चाहिए था पत्थर की इनिशियल स्टेज में, यानी कि बना था जब, और जब बाद में चेक किया तो हमारे पास x और y का रेशियो इस तरीके से पाया गया। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने क्या किया कि यार कार्बन डेटिंग में हमने C14 को देखा कि लिविंग बॉडी में इतना अमाउंट होता है, लेकिन इस डेड फॉसिल में इतना पाया गया, तो हमने बिल्कुल आसानी से कार्बन डेटिंग की मदद से लिख दिया ये फॉर्मूला लगाते हुए कि n इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। n इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। C14 के लिए अपने को लैम्डा मालूम ही है, तो बस अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक रफ एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि इस टाइम के आसपास ये फॉसिल जो ये जिंदा प्राणी था ये मरा होगा, और इतना टाइम हो चुका है इसे मरे हुए। ओके, तो दिस इज़ द फंडा बिहाइंड कार्बन डेटिंग। एंड इससे मतलब बड़े आसान सवाल बनते हैं। क्या बन सकता है कि फाइनल आपको n दे दिया, फाइनल आपको C14 का अमाउंट दे दिया जाए, इनिशियल के बारे में जानकारी दे दी जाए, और सीधा उसमें रिलेशन लगाना है n इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा टी, इस तरह से रिलेशन लगाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल करते हैं, लेट्स सी कि कितना लोग कर पाएंगे। यहाँ पर मैं खुद से ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये है एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है किसको, ए को प्रोड्यूस करती है। ए कोई न्यूक्लियस है जो कि रेडियो एक्टिव है। फैक्ट्री की प्रोडक्शन रेट है R न्यूक्लियस पर सेकेंड, ठीक है। फैक्ट्री पर सेकेंड R न्यूक्लियस, R मतलब इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रही है। किसके न्यूक्लियस, ए के न्यूक्लियस। अब ए भाई साहब तो कौन है, रेडियो एक्टिव है, तो इसका मतलब ये डिके करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, बी में जा रहे हैं। तो इसका डिके कांस्टेंट हमें दे दिया गया है लैम्डा। क्या बोल दिया, डिके कांस्टेंट मैंने लैम्डा दे दिया। इनिशियली यानी कि जब फैक्ट्री शुरू करी गई थी, पूरा दुकान जब हमने खोला तो इसमें देखा कि इनिशियली 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए, यानी कि ए के शुरू में 0 न्यूक्लियस थे।
तो अब हमसे बोला गया है बताइए किसी टाइम t पर A एंड B के न्यूक्लियस कितने बने, बस यही पूछा हुआ है, बताइए। आर टी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, नो, इतना आसान नहीं है बच्चा, ये पेन चलाना पड़ेगा। बोलो, कोई प्रोग्रेस हुई? एनीवन, नो वन? थोड़ी मेहनत कर लो यार। नो, चलिए बात करते हैं। तो मैं अगर ए की बात करता हूं तो ए के प्रोडक्शन हो रहा है, यहां से नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो किसी इंस्टेंट पर अगर ये डिके नहीं हो रहा होता, अगर ए से बी में नहीं जा रहा होता, तो ए के न्यूक्लियाई में लिख सकता था आर इंटू टी बन जा रहे होते, है ना, कि ए अगर आगे नहीं टूट रहा होता, ए अगर आगे डिके नहीं कर रहा होता, तो ए के जो न्यूक्लियाई हैं किसी इंस्टेंट पर आर इंटू टी लिख सकते थे। बट ऑब्वियसली ए क्या कर रहा है, डिके कर रहा है, मर रहा है आगे, तो इसका मतलब r इंटू टी तो नहीं लिख सकता, और वी नीड टू फाइंड आउट। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर n थे किसी टाइम पर, तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ dn/dt यानी कि रेट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ A, बताइए क्या लिखा जाएगा, बोलो। बिल्कुल सही, r माइनस लैम्डा n, जैसे ये लिखा सवाल ख़त्म। बाकी तो इंटीग्रेशन है। आर तो क्या था, फैक्ट्री बना रही थी, माइनस लैम्डा एन क्यों, क्योंकि इतना डिके कर रहा था पर सेकेंड, इतनी एक्टिविटी थी। तो यहाँ से dn अपॉन आर माइनस लैम्डा एन इज इक्वल टू वॉट, dt। इंटीग्रेशन कर लेंगे क्या आगे, या मैं कर ही देता हूँ यार, रुक जाओ। इंटीग्रेशन टाइम की वैल्यू 0 से t, टाइम इसकी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 0 से लेकर n तक, इनिशियली 0 थे ना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया बताओ, ये आ गया ln ऑफ r माइनस लैम्डा n, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से n तक, और कहाँ इसके ये क्या किया जाएगा, माइनस लैम्डा इज इक्वल टू वॉट, dt, और dt कितना, इसका इंटीग्रेशन t माइनस 0 बन जाएगा। तो इधर ln ऑफ r माइनस लैम्डा n 0 से n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। तो ln ऑफ r माइनस लैम्डा n अपॉन r, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया मैंने, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। अगर ln हटा दें तो अपना काम हो जाएगा आसान। तो मैंने क्या किया, r माइनस लैम्डा n अपॉन r इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा t। तो यहाँ से लैम्डा n बन चुका है r, क्या बन रहा है, कहाँ, r 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा t। तो यहाँ से n आ चुका है r बाय लैम्डा 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा t। तो यहाँ से ये बन चुका है n। बस यही काम, यही पूछा था मुझसे, ठीक है। अगर b की बात करूँ तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ b, बोल दो यार, जल्दी बोलो, आगे भी बढ़ना है अपने को। ऐसे कैसे चलेगा। बी की बात करता हूँ, तो बी के लिए मैं देख सकता हूँ कि यार यहाँ पर लेट्स से इसने प्रोड्यूस कितने किए थे, इसने आर टी प्रोड्यूस किए थे।
आर टी प्रोड्यूस किए थे, इसमें से एन तो इसके पास रह गए, तो बाकी डिके हो गए होंगे। इसका मतलब इसके कितने हो जाएंगे, आर टी माइनस एन। एन की वैल्यू यहाँ अपने को पता है, एन को जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर टी माइनस एन बन जाएगा, आर टी माइनस एन बन जाएगा टोटल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बी प्रेजेंट हैं। समझे क्या? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो थे या तो एक्स में होंगे, या तो ए वाले पार्टिकल के पास होंगे या तो बी वाले पार्टिकल्स के पास होंगे। तो ए वाले के पास तो हमारे पास पता लग गए कि एन थे, और टोटल प्रोड्यूस कितने हुए थे, वो थे आर इंटू टी प्रोड्यूस हुए थे। तो इसका मतलब बी के पास कितने हो जाएंगे, आर इंटू टी माइनस वन। तो अभी एक पैरेलल रिएक्शन का सवाल मैं कर देता हूँ। ए बी में कन्वर्ट होता है, ए सी में कन्वर्ट होता है, इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 1, इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 2। तो हमसे पूछा गया है बताइए ए की हाफ लाइफ कितनी लिखी जाएगी। बोलो। करेक्ट। मैं लिख सकता हूँ इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने n लिखे, तो डी एन बाई डी टी अगर लिखा जाए तो उसको डिके करवाने के लिए जिम्मेदार कौन, लैम्डा 1। तो एक तो हो जाएगा माइनस लैम्डा 1 इंटू एन, और इस डिके के लिए भी जिम्मेदार कौन, यहाँ पर बन जाएगा माइनस लैम्डा 2 इंटू एन। तो यहाँ से बना डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लैम्डा इफेक्टिव जो मिला जुला के बन चुका है, लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, एंड लैम्डा इफेक्टिव आ गया। तो टाइम हाफ लाइफ अगर लिखें तो वो बन जाएगा ln2 अपॉन लैम्डा इफेक्टिव, यानी कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो इस तरीके से बन गया है हमारा पैरेलल रिएक्शन के लिए भी, पैरेलल रिएक्शन के भी इस तरह से बन चुका है, डिके हाफ लाइफ वगैरह बन चुकी है। इनफैक्ट ऐसी चीज़ें आपने उसमें भी करी होंगी, केमिकल काइनेटिक्स में करी होंगी। किया क्या ऐसा? नहीं किया? केमिकल है ना, ऐसी चीज़ें आप देखोगे, उससे रिलेट करोगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी काफ़ी मैच करता है। दूसरी बात, रेडियो एक्टिविटी शायद पढ़ाते भी हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना? ओके। तो चलिए अब एक और मैं थोड़ा टफ सा सवाल ले लेता हूँ, बाकी अगर ये हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो दिया गया है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए है, ठीक है। इसके t इक्वल्स टू 0 पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो पाए गए हैं वो है n0। फिर ये कहता है कि ये फर्दर डिके करता है, किस में डिके करता है, बी में डिके करता है विद डिके कांस्टेंट लैम्डा 1, ठीक है। और बी फर्दर डिके करता है, बी भी रेडियो एक्टिविटी स्टेबल नहीं है, ये क्या करता है, फर्दर डिके करता है, ये सी में जाता है। तो इसमें क्या पाया गया, इसको बोल दिया लैम्डा 2, इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा 2 बोल दिया। आपसे पूछा गया है, इसको बोला गया है t इक्वल्स टू 0 पर इसके नॉट पार्टिकल्स थे, b के 0 पार्टिकल्स थे, c के 0 पार्टिकल्स थे। तो समय गुजरेगा, a डिके करेगा, a से b बनेगा, b भी डिके करेगा। इसका मतलब a के पार्टिकल्स, b के पार्टिकल्स और c के पार्टिकल्स टाइम के साथ में चेंज होने वाले हैं। तो t इक्वल्स टू t पर हमसे पूछा गया है कि a के पार्टिकल्स अगर x थे, b के पार्टिकल्स अगर y थे और c के पार्टिकल्स अगर z थे, तो बताइए x y z की वैल्यू क्या होगी। आप अभी पेन एंड कॉपी का इस्तेमाल करिए और बताइए, कोशिश करें या आपकी तरफ से ही बने।
कैसे करें, एनी आइडिया? एक्स वाई जेड किसी की भी वैल्यू आ चुकी हो तो बताओ। एनीवन, एक्स वाई जेड में से किसी भी पार्टिकल की वैल्यू अगर आ गई है तो बता सकते हैं, शर्माने वाली बात नहीं है। यार x तो बहुत आसान था, अब तक बता भी देना चाहिए था। x के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, x तो क्या था, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है ना, a से b में कन्वर्ट हो रहा है लैम्डा 1 से, तो x तो आ जाएगा एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, खत्म, x की बात तो खत्म हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज कि b और c के लिए क्या लिखा जाए, तो कैसे किया जाए? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ, इससे डिके हो रहा है ना, तो माइनस लैम्डा 2 इंटू वाई, ठीक है। और क्या लिखूँ बोलो? ए से कुछ फॉर्म भी होगा, प्लस लैम्डा 1 इंटू एक्स, बिल्कुल से, वेरी गुड, बस यहाँ पर काम ख़त्म। ये अगर हो गया तो काफ़ी हद तक मतलब सॉल्व, अब तो इंटीग्रेशन करना है। देख सकते हो कि y बन रहा है किसकी वजह से, a की वजह से, तो यहाँ पर किस रेट से बन रहा होगा, जिस रेट से ये मर रहा होगा। और ये किस रेट से मरता है, वो मरता है लैम्डा 1 इंटू माइनस लैम्डा 1 इंटू एन, यानी x के रेट से मर रहा होगा a। तो जितनी रेट से ये मरा उतनी ही रेट से ये बनेगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन से इसके पास आता हुआ कौन होगा, लैम्डा 1 इंटू एक्स, लेकिन ये खुद डिके कर रहा है किसकी वजह से, लैम्डा 2 की वजह से, तो माइनस लैम्डा 2 इंटू वाई। तो यहाँ बना डी वाई बाई डी टी, लैम्डा 2 को मैं इधर ले गया तो ये लैम्डा 2 इंटू वाई इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एक्स, एक्स अपने को मालूम है कितना है, एंड नॉट ई पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। नाउ इसका इंटीग्रेशन करना अपने को आता है क्या, बताओ? आता है क्या? कैसे करेंगे बताओ? बोलो, शर्माओ मत। बिल्कुल सही, ये एक बनी है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको e पावर लैम्डा 2 इंटू टी से, दोनों तरफ e पावर लैम्डा 2 इंटू टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखना यहाँ पर क्या बनता है, और वो काफ़ी अब इंटीग्रेशन के लिए आसान बन जाएगा। तो यहाँ बना e पावर लैम्डा 2 इंटू टी इंटू लैम्डा 2 इंटू वाई प्लस e पावर लैम्डा 2 इंटू टी इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 एन नॉट e पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। अब देखना क्या बना हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना वैसे है आसान, अब मैं देखना चाहता हूँ आपकी नज़र में वो आया या नहीं आया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, बहुत आसान है ये, दिख रहा होगा बहुत बड़ा, लेकिन है बहुत आसान। नो इसको ऐसे देखो कि, हाँ बोलो, इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखना कि ये e पावर लैम्डा 2 टी इंटू, और ये लैम्डा 2 वाई था ना, e पावर लैम्डा 2 टी वगैरह ये था, तो मैं अगर ऐसे करता हूँ e पावर लैम्डा 2 टी इंटू वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो ये यही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके डिफरेंशिएशन से ये आया, तो बताओ इसके इंटीग्रेशन से क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आया ना क्या किया मैंने? तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन से बनेगा लैम्डा e पावर लैम्डा 2 टी इंटू वाई, और ये इंटीग्रेशन लिखा इज इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पर,
लैम्डा वन एन नॉट ई पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी अपॉन लैम्डा टू टी, लैम्डा टू मतलब समझ, हाँ ये आ गया बस समझे मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन किया है ना। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट्स होंगी, y की वैल्यू 0 से लेकर मैंने y तक लिख दिया, ठीक है। और टाइम को उधर रीअरेंज कर देंगे अपन, चिंता मत करो, पहले रीअरेंज कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ, इंटीग्रेशन की लिमिट करता हूँ। ये ई पावर लैम्डा टू टी यहीं रहने दो। फिर मैंने आ गया y इज इक्वल्स टू लैम्डा वन, इधर देखना क्या बना था, एन नॉट ई पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी अपॉन लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, ये तो इतना बन गया। और ये पावर में क्या था, ई पावर लैम्डा टू इंटू टी। तो देखना ई पावर लैम्डा टू टी, ई पावर लैम्डा टू टी, तो यहाँ से ये और ये ख़त्म हो गया, तो ये आ चुका है लैम्डा वन एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी अपॉन लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। ये y बना है, लिमिट्स नहीं डाली अभी तक अपन ने, तो ये 0 से लेकर y तक और ये 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो अब लिमिट डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। लिमिट डाल देना, खुद से डाल पाओगे ना यार, इसमें तो हाँ बोल दो अब x आ गया, y आ गया, बोलो z का क्या करें। क्या होगा बोलो। मतलब ठीक है, मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे वो एन नॉट था ना, तो एन नॉट ही मिलजुल के रहेगा। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि एक्स और वाई और जेड मिलके एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियर रहने चाहिए। मेरे पास एक्स पता लग चुका है, मुझे पास वाई पता लग चुका है, तो बचा कौन, जेड। तो जेड भी यहाँ पर बन जाएगा। तो जेड की वैल्यू आ गई एन नॉट माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स मालूम है, वाई मालूम है, तो यहाँ से जेड आ गया। तो फाइनली ये भी बन गया। समझे क्या बात को। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस है ना, काफ़ी हद तक तो अपन ने कर ही लिया है। ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। जैसे पूछा जाता है कि जैसे अपने पास एन नॉट पार्टिकल थे, एन नॉट तो खूब सारे पार्टिकल होंगे, तो उन पार्टिकल्स में से, इन पार्टिकल्स में से मैं क्या बोलता हूँ कि एक पार्टिकल मैंने चूज़ कर लिया, उस पर मान लो लाल कलर लगा दिया, अलग से पहचानने वाला है ना, उसको अलग से आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए एक हाफ लाइफ के बाद में इसके डिके होने के चांसेस कितने हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक हाफ लाइफ के बाद में ये डिके हो जाए। अरे यार, इसका जवाब तो मैं उम्मीद करता था दे दोगे आप लोग, फट से दोगे। नहीं, अरे इसमें से एक हाफ लाइफ अगर मैंने कर दी तो इसमें से एन नॉट बाई टू तो मर गए और एन नॉट बाई टू जिंदा हैं। इतने जिंदा हैं, इसमें मर गए। मैंने क्या बोला था, सवाल क्या पूछा था, मरने के चांसेस या जिंदा रहने के चांसेस। मरने के बोला था, तो मरने के चांसेस देख सकते हो कि मेरे पास आधे पार्टिकल्स, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एन नॉट बाई टू, ठीक है। आउट ऑफ फेवर आउटकम्स कितने हैं, एन नॉट बाई टू। तो मैं बोल सकता हूँ कि फेवर वाले आउटकम्स यानी कि एन नॉट बाई टू अपॉन टोटल आउटकम्स यानी कि एन नॉट, तो ये कितने आ गया, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मरना 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ जिंदा रहना भी कितना है, 1/2 है। समझे क्या। और अगर एन नॉट को मैं बोलता हूँ 2 हाफ लाइफ गुजर गई, 2 हाफ लाइफ गुजर गई, तो मैंने एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस पे लाल कलर लगा दिया है ना, उस लाल कलर को लगा दिया। अब मैं पूछता हूँ कि ये लाल कलर वाला न्यूक्लियस के जिंदा रहने के चांसेस कितने होंगे, है ना, जिंदा रहने के चांसेस पूछे मैं आफ्टर 2 हाफ लाइफ। 1/4 कि जिंदा रहने के पार्टिकल्स कितने हैं, 1 n0/4, मरने वाले कितने हैं, 3 n0/4।
तो फेवरेबल ऑड्स कितने आउटपुट्स हैं, एन नॉट बाई 4 और टोटल है एन नॉट, तो इसका मतलब एन नॉट बाई 4 अपॉन एन नॉट, तो इसका मतलब 1/4। एंड इसके मरने के चांसेस कितने हो गए इस बार? 3/4। प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं ना, चांसेस देख रहे हैं, तो 3/4 बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन प्रोबेबिलिटी के सवाल कर सकते हैं। सवाल में पूछा गया हो कि इसकी मतलब कितने हाफ लाइफ बाद में इसके प्रोबेबिलिटी बचने के चांसेस कितने हैं, मरने के चांसेस कितने हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। और अब एक और टाइप का सवाल बनता है, वो है ब्लड वाला। आपने शायद किया भी होगा, किया है क्या? बोलो बोलो बोलो। नहीं किया तो मैं करूँगा, मैं आपको देता हूँ मॉड्यूल देता हूँ, उस मॉड्यूल में जाना और मॉड्यूल में जाके लास्ट में आपको जेईई एडवांस में मिलेगा वो सवाल। और मैं उम्मीद करता हूँ एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करें और फिर अगर डाउट रहता है तो वी विल डिस्कस, है ना। खुद से बताने में इतना मज़ा नहीं आएगा जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तब जाके ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे बताने में। तो एक बार मैं आपको मॉड्यूल आज अपलोड कर दूंगा। कर दिया है कि मैंने मॉडर्न फिजिक्स 2 का मॉड्यूल, मॉडर्न फिजिक्स 2 का मॉड्यूल नहीं किया क्या? अभी 1 ही किया, ठीक है, मैं अभी कर दूंगा जस्ट आफ्टर द क्लास। तो आप उसको देखिए, उसको सवाल को कीजिए। जेईई एडवांस का सवाल है, आप पहचान लेंगे उसको मैं किसकी बात करना चाहता हूँ। आयोडीन है जिसको कि रक्त में मिला दिया गया है, खून में मिला दिया गया है, और पूछा है बताओ अमाउंट ऑफ ब्लड इन अ बॉडी, बताइए कितना है, ठीक है। तो वो सवाल आप एक बार खुद से ज़रूर करिए, नहीं होता है तो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो होपफुली कर ही लोगे। और इसके अलावा मुझे लगता है रेडियो एक्टिविटी में सब हो चुका है समाप्त, है ना। प्रोबेबिलिटी सवाल भी देख लिए। चलो एक सवाल पूछ ही लेता हूँ, ऐसा थोड़ा सा मैथमेटिकली चेक कर लेता हूँ कि मुझे दिया गया है कि 10 मिनट में 10 मिनट में कोई एन नॉट पार्टिकल्स के 10% पार्टिकल्स मर जाते हैं। फिर से बोलता हूँ, 10 मिनट के अंदर में एन नॉट पार्टिकल्स में से 10% पार्टिकल मर जाते हैं। तो फर्दर 10 मिनट में कितना परसेंट बचा होगा पार्टिकल, कितने परसेंट जिंदा बचे होंगे इनिशियल के कंपैरिजन में, जिंदा बचे होंगे। मैथ्स का सवाल है यार ये तो। सवाल समझ में आया ना कि पहले 10 मिनट में एन नॉट में से 10% पार्टिकल मर गए, तो उसके अगले 10 मिनट में कितने परसेंट फाइनली बचे होंगे। बोलो एनीवन? यार मैं मान लेता हूँ एन नॉट थे और उसमें से 10% मर गए, तो इसका मतलब बचे कितने होंगे। जब मैं 10 मिनट करता हूँ तो उसमें से बचे होंगे, इसका मतलब 0.9 एन नॉट बचे हुए होंगे 10 मिनट के बाद में। तो मैं देख सकता हूँ कि 10 मिनट में 10% गए, तो अगले 10 मिनट में और 10% जाएंगे। इसका मतलब अगला 10 मिनट मैंने लिया तो 10% गए, तो इधर कितना बचा, 0.81 एन नॉट बच जाएगा, यानी कि 81% जिंदा बच जाएंगे पहले वाले के कंपैरिजन में।
ये कैसे किया बताऊं क्या मैंने, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ, अरे कुछ हाँ ना बोलना आता है क्या, आ गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब 81% बच जाएंगे, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखो, ये बिल्कुल वैसा ही है कि हाफ लाइफ में आधे मर जाते हैं तो 10 मिनट में 10% मर रहे हैं, तो अगले 10 मिनट में भी 10% मरेंगे, लेकिन इनिशियल वाले के 10% नहीं, इस वाले के 10%, और अगले 10 मिनट लिए तो इसके 10% मरेंगे, तो निकाल लेना फिर मैथ्स। तो इसी के साथ में रेडियो एक्टिविटी होता है समाप्त। अगला मैंने क्या बोला था, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, अगला, हाँ एरर, अगला चैप्टर जो होगा एरर होगा, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़ के आइएगा। और साथ में मैं मॉड्यूल दूंगा, मॉड्यूल के सवाल भी करते जाइए, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।